नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, केवीएस एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, 3 घंटे 14 मिनट। अब 3 घंटे को हम लोग, चूंकि यहाँ पर उत्तर आपको मिनट में है तो इसलिए इसको हम पूरा मिनट में ही बदलेंगे। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और यहाँ 3 घंटा दिया हुआ है तो 3 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणते 60 बराबर 180 मिनट। अब 180 मिनट और 14 मिनट जब करेंगे तो 194 मिनट होगा, जो कि सही है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2000, 30 ग्राम ये भी सही है, चूंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। यहाँ 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर दिया, यही गलत दिया हुआ है, चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और यहाँ पर दिया हुआ है 380 मिलीलीटर, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 1,10,111 में भाग दे देंगे, किसका, 11 का। जब 11 से भाग देंगे 1 टाइम जाएगा, 11 0 0 कैंसिल, 0 उतरा, फिर 0 हम उतार देंगे तो आपका आ जाएगा 1। अब 11 1 से जाएगा नहीं, फिर 0 बार, अब फिर 0 करेंगे, 1 आया, अब ये फिर 11 आ जाएगा। जब फिर 11 आएगा तो एक बार जाएगा और 11 कट जाएंगे। अब क्या बचा, 1 बचा, और चूंकि आपका 1 तो हम 0 बार और इसे ले जा सकते हैं, और यहां 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसके आगे संख्या नहीं है, इसलिए जो आपका भागफल होगा, भागफल ये हो जाएगा और शेष आपका 1 बचेगा। ठीक है, अब कह रहा है भागफल और शेषफल का योग, तो भागफल और शेषफल आपका 1 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 1 100। कौन सा सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है, गुणनफल 102 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। इसमें घटाने की बात कर रहा है, 102 इंटू 201 में क्या घटा दिया जाए कि जो गुणनखंड हो, गुणनफल हो, वो कितना हो, 19,999। अब इसको नॉर्मल ढंग से आप गुणा कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 102 और 201 है तो 102 इंटू 201 को 200 प्लस 1 कर दीजिए, माइनस x बराबर 19,999। अब 102 में 200 का गुणा करिए तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 और यहाँ 0, 2 1 का 2, डबल 0 प्लस 102 माइनस x बराबर 19,999। अब इसको जोड़िए तो 2 0 0 0 4 1 5 और 20, 20,502 माइनस x बराबर 19,999। तो x की वैल्यू क्या होगी, 20,502 माइनस 19,999। अब यहां से x बराबर क्या होगी, जब आप घटाएंगे तो x की जो वैल्यू होगी 503, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। अब देखिए 2 कह रहा है, 2 और 2 तिहाई, 2 और का मतलब जोड़, 2 तिहाई का मतलब 2/3, समकोणों मतलब 90 डिग्री में डिग्रियों की संख्या हमको बतानी है। तो 2 तिहाई 6 और 2 8/3 इंटू 90 डिग्री, ये होगा 3 से कट जाएगा, 30 पर 8 त्रिक 24, 240 डिग्री होगा। तो कौन सा सवाल सही है आपका, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने क्या किया, 2 कहा तो 2 लिख लिया, और 2 तिहाई तो 2/3 कर दिया, और का मतलब जोड़ तो जोड़ दिया, और इंटू समकोण का मतलब 90 डिग्री, बस वही करके गुणा कर लिया और उत्तर आपको मिल गया। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल आपका कह रहा है, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 × 8 सेमी में है।
डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। अब देखिए आधार कैसा है, आधार वर्गाकार है, लेकिन डिब्बा कैसा है, डिब्बा आपका घनाकार है। तो 8 और 8 सेमी हो गया। घन जो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कुछ इस ढंग से होता है। तो जो ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई होगी कितना होगी, यही तो अधिकतम ऊंचाई होगी। आपको पता है कि जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 और 8 16 सेंटीमीटर। तो कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे बना है, इसकी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये आपका घन बन के तैयार हो। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और यही उत्तर आपका सही है। अगला आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन देखना है। पहला ऑप्शन है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या। देखिए 3 विषम संख्या 3 5 7, अब इनका योग देखिए 3 5 8 7 15, क्या कोई सम संख्या है 15? नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन गलत। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जो अंतर है वो एक सम संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए आपका 2 सम संख्या है 3 विषम, इसका अंतर हमेशा सम संख्या -1 आ रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत। 2 विषम संख्या, हमने 2 विषम संख्या 3 5 ले लिया और एक सम संख्या 6 ले लिया, और इसका योगफल करते हैं, एक सम संख्या देखते हैं 3 5 8 6 14, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। चूंकि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या है होता है। अगला सवाल आपका 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। देखिए पहले है 6251, यहां से हम 5 का स्थानीय मान निकालें तो कितना होगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। उसके बाद 6521, और यहां से हम 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 × 1 2 0 500। फिर आपके पास है 5621, और यहां से 5 का स्थानीय मान 1000 3 0 तो हो जाएगा 5000। तीनों का जोड़ दीजिए तीनों को, तो 5000 500 और 50 0 5 5 5 कितना होगा 5550, अर्थात कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। अब ये प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम का प्रयोग होता है, बिंदु के खेल का प्रयोग होता है और प्रतिरूप का प्रयोग होता है, जो कि बच्चों में 10 ग्राम होता है स्थानिक समझ के लिए। इसके लिए स्थानिक समझ के लिए तो कौन सा सही होगा, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में बिल्कुल नहीं, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, इसके बारे में हमें पता करना है। देखिए इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना बिल्कुल गलत। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना ये शिक्षण का काम है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गणित शिक्षण में जो पाठ्यचर्या है उससे ये मेल नहीं खाता है, इसलिए आपका ये सही है। ये तीनों इस प्रश्न के अनुसार तीनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ नहीं के बारे में पूछा है। उत्तर वैसे तो सही है लेकिन नहीं के बारे में पूछा है, इसलिए ये तीनों गलत, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, जो गणित की शिक्षा है उसका मुख्य ध्येय क्या है, ज्यामिति के प्रमेयों और उनको प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, हो सकता है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बिल्कुल नहीं। बच्चों में गणित प्रतिभाओं का विकास करना, तो इसका क्या होगा, क्योंकि जो गणित है, गणित का मुख्य ध्येय है बच्चों में विकास करना, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। गणित प्रतिभाओं का विकास करना, बच्चों की जो गणित प्रतिभा है उसका विकास करना गणित का मुख्य उद्देश्य है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। एक शिक्षक है जो गणित के संप्रत्यय सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग कर रही है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमता का उपयोग कर रही है और उन्हें चर्चा में शामिल कर रही है। इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, इसमें बच्चे की सोच के बारे में वो जानना चाह रही है, बच्चे के तार्किक
व्यवहार के बारे में जाना चाह रही है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं की प्राप्ति के लिए, व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, इसमें देखिए व्यवहार की तो बात किया गया है, लेकिन गणित है तो तर्क की भी बात होनी चाहिए। इसलिए कौन सा? एक निश्चित प्रकार की सोच, तार्किकता का विकसित करने के लिए, गणित शिक्षण में संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए। क्योंकि वो बच्चे को शामिल कर रही है तो व्यवहार के साथ साथ गणित में शामिल कर रही है, इसलिए सोच और तर्क दोनों के बारे में जानेगी, जिससे बच्चे के गणितीय विकास कर सके। अगला, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। अब देखिए यहाँ जो शैलजा है वो क्या कर रही है? सवाल को, समस्या को हल तो कर ले जा रही है, लेकिन उसकी जो व्याख्या है उस व्याख्या करने में वो सक्षम नहीं है। और जब कोई बच्चा भाषा में प्रवीणता हो तो वो सक्षम हो, लेकिन अगर भाषा में प्रवीण नहीं है तो वो प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। तो यहां देखिए दिया है पहला ऑप्शन, कम आत्मविश्वास स्तर, कम गणितीय कौशल, बिल्कुल गलत। परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। अगर मौखिक योग्यता अच्छी होती तो वो फिर व्याख्या कर लेती, इसलिए ये भी गलत। यहाँ निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणित प्रवीणता। देखिए गणित प्रवीणता अगर निम्न स्तर की होती तो वो सवाल को हल ही नहीं कर पाती, समस्या को हल न कर पाती, इसलिए ये भी गलत। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता बिल्कुल सही, उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता आपका डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वो गणित की समस्या को तो हल कर ले रही है लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रही है, और व्याख्या न कर पाना उसका निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता को दिखा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड, अभ्यास, समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए जो खंड है, अभ्यास है, समय को समावेशित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि गणित में जो अवसर है सीखने का उसमें आपको प्रदान करता हुआ कि पहले आप अभ्यास, समय को देखते हुए अभ्यास, फिर एक बड़े खंड में करिए। तो ये आपका क्या है? खंड, अभ्यास और समय। समय ये आपका खंड, अभ्यास, और जब अभ्यास करेंगे तो समय। ये क्या कर रहा है? सीखने का अवसर दे रहा है। कौन सा? विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना भी नहीं। समय का बेहतर सदुपयोग करना और विस्तृत अधिगम अवसर। देखिए यहाँ अधिगम अवसर आ गया ना, ये सीखने का अवसर प्रदान कर रहा है। आप अभ्यास करिए समय को देखते हुए, और खंड तो फिर जब आप अभ्यास कर लेंगे फिर आपको खंड, तो खंड, अभ्यास, समय, ये सीखने का अवसर दे रहा है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। रचनात्मक मूल्यांकन में हम लोग क्या करते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कमियों को पहचानना, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। बिल्कुल ये ऑप्शन ही आपका सही है। इसलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देखिए एक गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप कर रहा है और दूसरा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां क्रियाकलाप कर रहा है। ये किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं? तो ये देखिए जो गणितीय मनोरंजनात्मक है ये बच्चों को गणित के स्थान के बारे में, और ज्यामिति क्या है? गणित का विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि ज्यामिति आप तभी हल कर पाएंगे जब आप विश्लेषण करना जान रहे हो, गणित को अमूर्त चिंतन में जानना चाह रहे हैं, गणित का जो अमूर्त चिंतन है उसमें अगर सोच पा रहे हैं तभी आप ज्यामिति को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ज्यामिति पहेलियां हैं वो आपका अमूर्त चिंतन से रिलेटेड हैं, जो कि विश्लेषणात्मक हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल गलत। वे विद्यार्थियों की उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या कारण होने वाले ऊब से बाहर लाते हैं। गलत। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। नहीं, वे प्रत्येक शिक्षार्थी को, अब देखिए यहाँ गणित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप मतलब गणित में जो गणित के कुछ अंक हैं उनके बारे में उन्हें स्थान देना, महत्व देना, और विश्लेषणात्मक का मतलब अमूर्त चिंतन से यहाँ है।
जब आप अमूर्त चिंतन करेंगे तभी ज्यामिति के बारे में जानेंगे, और जब तक विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तब तक आप ज्यामिति को नहीं जान पाएंगे। इसलिए विश्लेषणात्मक योग्यता में के संवर्धन में सहायक है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? होता जा रहा है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में, संवर्धन में होता है? देखिए, जो वैदिक गणित है ना, वैदिक गणित पहले की जो गणित थी वो गणना के लिए है और उसी के विकास में वृद्धि में सहायक होती है। चलिए पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों में गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों में गणित में एकाग्रता, और यहाँ देखिए गणित में गणना कौशल तथा गति में सहायक होती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है उनके पास, देखिए, अच्छा संप्रेषण कौशल का तो होना बिल्कुल आवश्यक है, बंद अंत वाले प्रश्न तथा प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, अब इसको छोड़िए, गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होना चाहिए। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। गणितीय विषय वस्तु होनी चाहिए और दैनिक जीवन से जोड़ने वाले अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए और योग्यता होनी चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन सटीक है। नेक्स्ट, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। देखिए, गुणा को जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं को सम्मोहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं तथा माचिस की तीलियों की सहायता से छोटा क्रियाकलाप कराती है। अध्यापिका यहाँ पर कर क्या रही है? अध्यापिका जो है वो गणितीय जो जोड़ है, देखिए पहले जोड़ के रूप में, वो जोड़ के रूप में अमूर्त संप्रत्यय, मतलब यहाँ जोड़ को मूर्त, क्योंकि बच्चे जोड़ लेते हैं, गुणा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो गुणा को समझाने के लिए वो जोड़ का प्रयोग कर रही है। और जोड़ चूंकि बच्चों के मूर्त जीवन से रिलेटेड है, तो वो मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर ले जा रही है। इसका मतलब है कि बच्चे में क्या कर रही है, विकास कर रही है किसका, मूर्त संप्रत्यय से अमूर्त संप्रत्यय की ओर। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्त संप्रत्यय से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास करना, बिल्कुल आपका कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थियों, उसके बाद कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थियों का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा जो अंक अर्जित है इस प्रकार से हैं, अ के और ब के 14, 6, 15 ऐसे करके हैं, फिर 13, 9, 0, 7, 14 से करके हैं पूरे 13 विद्यार्थियों का। अ के 13 विद्यार्थी हैं और ब के 15 विद्यार्थी हैं। इनमें कह रहा है दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम पहले 13 विद्यार्थियों को देखेंगे और इसमें जो 13 विद्यार्थी हैं उनको देखेंगे कि कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी कक्षा 5 ब के 13 विद्यार्थी से कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 अप आया हुआ 13, ये 6, ये 9, ये 15, ये 0, 12, 7, 11, 14, फिर 11, 6, 7, 0, 9, 9 बराबर 17, 16, 13, 9, 3, 13, 10, 16 और 18, 5। 2 को अभी आप छोड़े रहिए क्योंकि हम 13 से ही ले रहे हैं। अब यहां पर आपको ये देखना है कि कितनी बार अ ज्यादा है और कितनी बार ब पीछे है, या कितनी बार अ आगे पीछे है और ब आगे है। यहाँ देखिए 14, यहाँ 13, 1 यहाँ पर बराबर, यहाँ पर फिर अ आगे हो गया, यहाँ अ आगे, फिर अ पीछे, मतलब अभी 1 आगे चल रहा है, फिर अ आगे हो गया 2, फिर यहाँ पीछे बराबर, फिर पीछे इक्वल हो गया, फिर यहाँ अ आगे हो रहा है, यहाँ अ बराबर हो रहा है, फिर यहाँ पीछे हो गया, अब यहाँ फिर अ आगे हो गया। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो अ का परिणाम है वो बी से बेहतर है। अ का जो परिणाम है बी से बेहतर है। 13 ही लोग हम देख रहे हैं, 15 का आकलन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्रदत्त अधिकतम मान कितना है, 18। बिल्कुल नहीं, इसके अनुसार पे आप नहीं करेंगे। अधिकतम मान से केवल एक का निर्धारण हो सकता है, पूरे क्लास का नहीं। अब यहाँ कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। ब के अपेक्षा अ का औसत प्राप्तांक अधिक है क्योंकि यहाँ अ ज्यादा पाया हुआ है 13 में से। तो अभी हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज 100% क्या होगा कि अ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एवरेज में और बी की कम हो जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन आपका
सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ 6/5 में कितने 1/10 है? 6/5 में 1/10 की बात कर रहा है, कितने 1/10 है? तो इसको एक लाइन का सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं, ये जो कितने हैं, कितने का मतलब होता है भाग। अब यहाँ बटे 1/10 कर दीजिए। कितने अनुपात हुए? 4 अनुपात हुए। तो जो चौथा अनुपात होता है, पहला और चौथा, ये अनुपात अंश में और दूसरा तीसरा, ये एक जगह हो जाता है। अब देखिए पहले पे 6 है और चौथे पे 10 है। 6 इंटू 10, दूसरे पर 5 है और तीसरे पर 1 है। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो जब इस ढंग से सवाल आए तो आप इस ढंग से बना लीजिए और एक लाइन में हल कर लीजिए। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM, मान लीजिए ये आपका स्टेशन है और यहाँ 6:14 AM से रेलगाड़ी चलकर गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। कहां? बी पर। गंतव्य स्थान पहुंचने का समय क्या होगा? देखिए 6:14 पे चली और 13 घंटा 48 मिनट लगाया। 13 घंटा 48 मिनट लगाने का मतलब है 13 इंटू 48, जोड़िए, 8 4 12, 4 1 5 और 1 6 और 13 6 19, 19 62। अब आपको पता है कि 60 मिनट का 1 घंटे होता है और यहां 62 मिनट है, तो ये कितना है? 62 मिनट बराबर 1 घंटे 2 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटे आप 19 62 जो है, इसमें आप 1 घंटे कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 19 और 62 मिनट को हमने लिख दिया 1 घंटे 2 मिनट। कितना होगा? 20:02 पे, अर्थात 8:02 PM पर। क्योंकि 20 ये 24 घंटे का समय है और इसमें 12 घटाएंगे तो 8:02 होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होगा। यहां कह रहा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल निकालना है। 7 के जो गुणज हों, 7 के गुणजों का योग करना है और बट्टे कह रहा है 25 और 30 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है HCF। अब आप इसको निकाल लेंगे। देखिए 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, तो 21 और 49 के बीच लेना है, तो पहला होगा 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, यही होगा। उसके बाद 7 7 49 आ जाएगा। फिर आपका 25 और 30 का मत सब कितना होगा? 25 का 5 इंटू 5 और 30 का 5 इंटू 6, तो जो HCF होगा वो 5 हो जाएगा बटे 5। इसको जोड़ दीजिए, 35 और 42 कितना हो जाएगा? 28 जोड़िए, 8 2 10 5 15, 3 3 6 4 10, 105 बटे 5। इसको जब आप काटेंगे तो 21 बार जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। 96 का आप करिए गुणनखंड, फिर उनको कर लीजिए योग। 96 का क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 तिया 96, 32 में 3 का गुणा करेंगे तो 96, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 तिया 96 हो गया। अब इनके धनात्मक गुणनखंडों का क्या करना है? योग करना है। इनका योग कर लीजिए। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग 2 पर पावर, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 1, 96 को इस ढंग से किया। अब चूंकि योगफल की बात कर रहा है तो इसका ट्रिक होता है, पहले हम ट्रिक के अनुसार बताएंगे फिर आपको बेसिक में बता देंगे। इसको चाहे तो ओपन करके लगा लीजिए, चाहे यहां पर आप 2 पर पावर 5 है तो एक घात बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 6 बटे 2 माइनस 1 इंटू ये 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 2, एक बढ़ाया और यहाँ 3 माइनस 1। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा 2 पर पावर 6 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2, 6 बार बटे 1 इंटू 3 त्रिक का, यहां -1, -1 दोनों में, 3 त्रिक -1 करिए। ये ट्रिक से लगा रहे हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। यहां -1 इंटू
3 त्रिका 9 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 2 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 63, और यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बटे 2, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार तो टोटल हो जाएगा 63 इंटू 4। जब इसको आप हल करेंगे 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 और 1 25, कितना हो गया 252। ये तो हुआ आपका ट्रिक। बेसिक ढंग से अगर आप ये ट्रिक नहीं समझ पा रहे हैं, हमने ट्रिक में क्या किया कि यहाँ 5 घात थी तो 1 घात बढ़ा के -1 करके हल कर लिया। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यही आपको हम इसी को बेसिक रूप में बताते हैं। हमने दरअसल किया क्या कि इन सब बेसिक कंडीशन से हटने के लिए हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 पर पावर 5 है, इसका मतलब इसको इस ढंग से करिए, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 1 ही। अब देखिए, जब 2 पर पावर 0 का मतलब 1, 2 पर पावर 1 का मतलब 2, 2 पर पावर 2 का मतलब 4, 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 2 पर पावर 4 का मतलब 16 और 2 पर पावर 5 का मतलब 32 इंटू 3 का 3। अब इसको आप करिए तो आपका कितना होगा। अच्छा, 3 पर पावर, इसको एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ जो 3 पर पावर 1 है इसको अभी हम लोग हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये होगा 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, जगह कम है इसलिए हम हल नहीं कर रहे हैं, इसको 3 पर पावर 1 ही लेते आ रहे हैं। ठीक, तो ये हल करिए तो 2 1 3 4 7 8 15 15 16 31 32 63 63 इंटू यहाँ जो 3 पर पावर 1 लिखा हुआ है आपका, ये जो 3 पर पावर 1 लिखा हुआ है इंटू 3 पर पावर 1, अब इसको खोल रहे हैं 3 पर पावर 0 इंटू 3 पर पावर 1, तो 63 इंटू 3 पर पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा और 3 पर पावर 1 का मतलब 3, तो 63 इंटू 4 बन गया ना। तो बेसिक इस ढंग से ले आएंगे तब आपका 252 होगा। कुछ नहीं किया, बस इन्हीं को ओपन कर लिया, हो गया और योगफल निकाल लिया। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या कर रहा है, विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। देखिए, जो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य था एनसीएफ 2005 के अनुसार, वो था संख्यात्मक मान का विकास करना। इसका संख्यात्मक वैल्यू का विकास करना या कौशल का विकास करना, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर कर रहा है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट का मतलब कितने चॉकलेट हैं, 12 तिहाई 36 चॉकलेट। 1 तिहाई भाग अपने पड़ोसी को देता है, कितना देता है 1/3 भाग किसका, 36 का, पड़ोसी को। 1/6 भाग देता है रेहाना को, प्लस 1/6 इंटू 36 देता है रेहाना को। 1/4 देता है अपनी बहन को, 1/4 इंटू 36 देता है अपनी बहन को। उसके पास अब कितनी चॉकलेट है, तो 36 में से घटा दीजिए, तो 36 माइनस 1/3 का मतलब 12 तिहाई 36, 12 दे दिया उसने पड़ोसी को, 6 छांग 36, 6 चॉकलेट दिया किसको, रेहाना को, 4 9 36, 9 चॉकलेट दिया किसको, अपनी बहन को। 36 माइनस 12 6 18 9 27, कितनी चॉकलेट बची, 36 में से 27 को घटा दीजिए और 9 चॉकलेट बची। 36 में से जब 27 को घटाएंगे कितनी चॉकलेट, 9 चॉकलेट बची, किसके लिए, रवि के लिए, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब देखिए, जो वर्ग का परिमाप है वही परिमाप आयत का है, आयत का परिमाप, और वर्ग का परिमाप कितना है 44, और आयत का परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप। अब इसमें कह रहा है आयत की लंबाई की भुजा में 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से, मतलब जो एल है वो ए से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल पूछ रहा है। आप देखिए, यहां से आपको मिल गया क्या, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर, और वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणित भुजा होता है। क्या होता है, यहाँ छोटा सा बता रहे हैं, वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप जो 44 दिया हुआ है, ये 4 इंटू ए बराबर 44, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 ग्रह में 44, मतलब जो वर्ग है वो आपका आया है कितना, 11 वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा 11 आ गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121। ठीक, अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको मिल गया, वर्ग का क्षेत्रफल
121 और वर्ग का जो परिमाप था आयत का परिमाप दोनों बराबर थे, तो आयत का परिमाप हो जाएगा कितना 44 और आयत का जो परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई और ये बराबर है 44 और दिया हुआ है कि जो आयत की लंबाई है वर्ग के परिमाप से कितना 5 सेंटीमीटर ज्यादा और वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर ज्यादा और वर्ग की भुजा है 11, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 11 5 16 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू लंबाई की जगह 16, बी की वैल्यू निकाल लिया 44। अब देखिए 2 से 44 को काट दिया 22, 16 इंटू बी बराबर 22, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। एल की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू 6, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई मतलब 16 इंटू 6 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि सवाल में क्या कह रहा है, दोनों का योगफल, वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल। तो अब देखिए वर्ग 121 और आयत आपको मिला कितना 96, तो 121 और 96 को ऐड कर दीजिए, 121 और 96, 6 1 7 और 12 9 21 कितना हो जाएगा 217। कौन सा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में भी सक्षम है, वह अवस्था है। देखिए एक बच्चा है जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में भी सक्षम है, वह अवस्था किस नाम से जानी जाती है, वह अवस्था को हम लोग जानते हैं संक्रियात्मक अवस्था के नाम से। क्योंकि पूरी संक्रिया करने में सक्षम है और भिन्न के संप्रत्यय करने में सक्षम है, तो वह आपका संक्रियात्मक अवस्था अर्थात बी ऑप्शन में। अगला सवाल, अब यहां पर -1 +2 -3 +4 -5 -6 -7 डैश 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 हजार का मान कह रहा है। यहां देखिए इस ढंग से अगर हम लोग हल करते चले जाएं तो कितने जोड़े बनेंगे जोड़े, यहाँ माइनस 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 माइनस, तो पहले हम एक तरफ माइनस का जोड़ा बना लें और एक तरफ प्लस का जोड़ा बना लें। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ माइनस है जबकि यहाँ प्लस होना चाहिए, इसलिए चूंकि जो सीरीज से सवाल दी गई है वो सीरीज में यहाँ प्लस। अब देखिए हर एक पहले माइनस फिर +2 प्लस -3 +4 -5 +6 -7 +8 ऐसे ऐसे आपका प्लस 1000 तक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों को अगर हम पेयर कर रहे हैं तो हर एक पेयर में हमें क्या मिल रहा है, एक एक मिल रहा है। ऐसे यहां भी जब पेयर करेंगे तो कितना मिलेगा, एक। अब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो चूंकि दो पेयर को हमने मिला के किया है क्या कैलकुलेशन, जो गणित की संक्रिया की है दो पेयर पे। देखिए पहला पद दूसरा पद को जब जोड़ा घटाया तो एक बचा, यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद, तो जो पद 1000 में थे वो पद कितना हो जाएंगे 500। चूंकि सबकी वैल्यू एक के बराबर आ रही है इसलिए 500 गुणते एक बराबर 500, तो आपका जो उत्तर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहां पर क्या कर रहा है, आकृति से बच्चा प्रयोग कर रहा है। बच्चा कुछ आकृतियां हैं, उन आकृतियों की सहायता से चित्र की रचना करने में बच्चा क्या कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है। इसका मतलब है बच्चा सृजन कर रहा है, रचना का कार्य कर रहा है। तो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों ये गणित के 23 प्रश्न, अभी शायद एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देता है। देखिए एक अर्जुन नाम का छात्र कक्षा 4 का है, वो संख्या प्रणाली के सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां कर रहा है। यहां दे तो सकता है उत्तर मौखिक रूप से, मतलब भाषा में तो प्रवीण है, लेकिन लिखने में क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है। और लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी क्या होगी, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। चलिए अगला पढ़ें, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। तीसरा, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। सबसे अच्छा आपका सी ऑप्शन है कि एक कार्यपत्रक दिया जाए, क्योंकि बार बार गलतियां कर रहा है तो उस गलतियों से निजात पाना है, तो उन समस्याओं को आंशिक रूप से हल किया गया हो, जिससे बच्चा जब गलती करे तो उसे समझ में आए कि मैं यहाँ गलती कर रहा था। उसे एक प्रकार से हल किया हुआ, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा झलकना,
मतलब थोड़ा उसको मदद के रूप में मिल जाए, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मित्रों, ये 30 प्रश्न सीटेट परीक्षा के थे और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। ऐसे ही पेपर बनते हैं। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से करिए, विश्लेषण करिए और कमेंट में आपने कितना स्कोर गेन किया उसको जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।